नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है, इससे पिछले वीडियो में अपने राजनीतिक दल, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, राजनीतिक दल के महत्व और राजनीतिक दल की विशेषताएं, इनके बारे में अपन अध्ययन कर लिया था। आज अपन राजनीतिक दलीय पद्धति के गुण, इनके बारे में और दोष, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूलाधार का अगला टॉपिक है। दलीय पद्धति के गुण। पहला गुण है इसका मानव स्वभाव के अनुकूल। राजनीतिक दल मानव स्वभाव के अनुकूल है। मनुष्य के स्वभाव तथा विचारों में काफी भिन्नता पाई जाती है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से उदारवादी होते हैं और कुछ अनुदारवादी होते हैं, तथा कुछ व्यक्ति प्रगतिवादी होते हैं, तथा कुछ विद्वानों से क्रांतिकारी होते हैं। विचार एवं स्वभाव की भिन्नता भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों को जन्म देती है। समान विचार वाले व्यक्ति एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होकर अपने विचार अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए आवश्यक। वर्तमान समय में राज्यों का आकार बहुत बड़ा होने के कारण उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर प्रतिनिधात्मक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली प्रचलित है। इस शासन प्रणाली का सफल संचालन राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। इस पर लेखक ने कहा है कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक बनाते हैं। तीसरा है शासन में स्थायित्व। यदि राजनीतिक दल न हो और निर्वाचित पद्धति व्यक्तिगत रूप से कार्य करे तो ऐसी स्थिति में सरकार का निर्माण संभव नहीं है। यदि वे किसी प्रकार मिल मिलाकर सरकार बना भी लेते हैं तो ऐसी सरकार स्थायी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल के रूप में संगठित होकर प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार को स्थायित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि शासन की नीतियों के बारे में उनके विचारों में क्या होती है, एकरूपता होती है। चौथा है शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य। राजनीतिक दल शासन के जो विभिन्न अंग हैं उनमें आपस में क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। संसदीय शासन में तो राजनीतिक दलों के कारण ही कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता रहता है, किंतु अध्यक्षतात्मक जो शासन है, जहां शक्ति पृथक्करण के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होती है, तो राजनीतिक दलों द्वारा इन दोनों अंगों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं और उनमें सहयोग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल वास्तव में एक ऐसी पद्धति है जिसमें अमेरिकी संविधान की अत्यधिक कठोरता के दोष को बहुत अधिक सीमा तक दूर कर दिया है। अगला है पांचवा, सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता पर नियंत्रण। दलीय व्यवस्था में विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की जो निरंकुशता है उस पर रोक लगाकर शासन में संतुलन बनाए रखता है। वह सरकार के अनुचित व भ्रष्ट कार्यों के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करता है तथा सरकार की आलोचना, प्रश्नों, कामरों को प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्तावों द्वारा शासक दल को सदैव सजग रखता है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता से नागरिकों की रक्षा करते हैं। छठा है क्षेत्रीय कानूनों का निर्माण, श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण। राजनीतिक दलों के कारण श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण संभव होता है। विरोधी दल सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों में सभी पक्षों पर खूब गहराई से वाद विवाद करते हैं तथा उनके दोषों की कड़ी आलोचना करते हैं। इस प्रकार के वाद विवाद से विधेयक के सभी दोष जनता के सामने उजागर हो जाते हैं। फलस्वरूप श्रेष्ठ कानून का निर्माण संभव होता है। सातवां है राजनीतिक शिक्षा। दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। ये जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करते हैं तथा सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति सक्रिय रुचि उत्पन्न करते हैं। वे भाषण, सभाओं, पत्र पत्रिकाओं, वाद विवादों
द्वारा लोगों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराते हैं, उन्हें जागरूक एवं क्रियाशील बनाते हैं तथा उनमें जनतंत्रीय भावना उत्पन्न करते हैं। 8वां है राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक। राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता की स्थापना में सहायक होते हैं। ये लोगों को स्थानीयवाद, जातिवाद, धार्मिक तथा क्षेत्रीय संकीर्णता के से ऊपर उठाकर उन्हें संपूर्ण राष्ट्र के हित में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायक होते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता की नींव मजबूत होती है। और 9वां है जन इच्छाओं को संगठित करना। राजनीतिक दल जनता की अव्यक्त तथा बिखरी हुई इच्छाओं को संगठित करने में संगठित रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे लासवेल के शब्दों में, दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। इनके कारण विभिन्न लोगों तथा समूह के विचारों का आदान प्रदान होता रहता है तथा शासन संचालन जनमत के अनुसार होता है। राजनीतिक दलों के अभाव में जनता की इच्छा असंगठित तथा बिखरी हुई रह जाएगी। इस प्रकार दल जनता की जन इच्छा को संगठित करने तथा सही लोकमत निर्माण करने में सहायक होते हैं। और 10वां है सामाजिक सुधार एवं लोक कल्याण के साधन। राजनीतिक दल अनेक बार सामाजिक सुधार एवं लोक कल्याण के कार्य भी करते हैं। बीमारी, बाढ़, अकाल और युद्ध आदि के समय अनेक प्रकार के राहत कार्य करते हैं। दल निरक्षरता, अस्पृश्यता, मद्यपान तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी करते रहते हैं। ये पुस्तकालय, वाचनालय एवं अध्ययन केंद्र स्थापित करके लोगों के बौद्धिक विकास में भी योग देते हैं। और 11वां और अंतिम गुण है इसका, राजनीतिक दल देश के अंदर एक स्वस्थ सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन का निर्माण करते हैं। वे अपने सदस्यों में क्या बनाए रखते हैं? अनुशासन, आत्मसंयम और सार्वजनिक कल्याण की भावना पैदा करते हैं। वे सभी जाति, धर्म और वर्गों के लोगों को अपने दल से के संगठन में शामिल करते हैं। इस प्रकार वे समस्त राष्ट्र को मातृत्व भाव के सूत्र में बांधकर लोगों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। इस पर लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, दल राष्ट्र के मस्तिष्क को क्रियाशील रखते हैं। और प्रोफेसर लास्की ने कहा कि राजनीतिक दल अधिनायकवाद के उदय की सबसे बड़ी रुकावट है और उनका सबसे बड़ा गुण है कि जनता को अपने विवेक के प्रयोग का अवसर प्रदान करें। ये थे दलीय पद्धति के गुण। अब दलीय पद्धति के दोष। उपयुक्त गुणों के बावजूद भी दलीय पद्धतियों में सर्वथा दोष रहित नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने राजनीतिक दलों को लोकप्रिय शासन का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। राजनीतिक दलों के प्रमुख दोष क्या क्या हैं? पहला है दलों का गठन अस्वाभाविक। दलीय व्यवस्था मानव की स्वाभाविक प्रकृति का परिणाम नहीं है। मनुष्य के स्वभाव में कोई मौलिक अंतर नहीं है, अतः यह अस्वाभाविक और कृत्रिम है। दल ऐसे लोगों का संगठन है जो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में संगठित हो जाते हैं। दूसरा है दलबंदी को प्रोत्साहन। राजनीतिक दल के कारण देश कई विरोधी गुटों में बढ़ जाता है। ये मतभेदों को दूर करने के स्थान पर उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये विरोधी गुट एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जिससे लोगों के पारस्परिक संबंधों में तनाव व कटुता उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी लड़ाई झगड़े तक भी हो जाते हैं। इन बातों के कारण सार्वजनिक जीवन दूषित व कटुतापूर्ण हो जाता है। और तीसरा है राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा। व्यवहार में अनेक बार राजनीतिक दलों के सदस्यों में दलीय भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वे राष्ट्र के हितों की तुलना में दल के हितों को प्राथमिकता दे देते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दलों द्वारा ऐसे वायदे या घोषणाएं की जाती है जो राष्ट्रीय हित में नहीं होती है। चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन।
लोकतंत्र विचारों की स्वतंत्रता पर आधारित, किंतु राजनीतिक दल व्यक्ति की विचार स्वतंत्रता का हनन करते हैं। दल के सभी सदस्यों पर दल का कठोर नियंत्रण रहता है। उन्हें दल की निर्धारित गतिविधियों का अनिवार्य रूप से समर्थन करना पड़ता है, अन्यथा उनके विरुद्ध दलीय अनुशासन भंग करने की कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधि दल रूपी यंत्र के पुर्जे मात्र बनकर रह जाते हैं। और पांचवा है शासन में योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा। दलीय व्यवस्था के कारण शासन योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित हो जाता है। शासन कार्य के संचालन में केवल बहुमत के सदस्यों को ही भाग लेने का अवसर मिलता है और दूसरे दलों के योग्यतम व्यक्ति भी शासन कार्य में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार शासन और राजनीति दोनों में ही योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा होती है तथा देश अपने योग्य व्यक्तियों के अनुभवों तथा सेवाओं से वंचित रह जाता है। छठा है सामान्य जनता के नैतिक स्तर पर बुरा प्रभाव। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य शासन सत्ता प्राप्त करना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नैतिक अनैतिक सब प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल जिस ढंग से एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, झूठे वायदे करते हैं, प्रत्याशियों के व्यक्तिगत चरित्र पर दूषित आक्षेप लगाते हैं, इन सबसे सामान्य जनता के नैतिक स्तर में गिरावट आ जाती है। संक्षेप में राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अवसरवादिता आदि बुराइयों को प्रोत्साहन देते हैं। सातवां है भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। राजनीतिक दलों में के कार्यकर्ता चुनाव के समय अपने अपने दल के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। जब कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो उसके दल के जो कार्यकर्ता हैं उससे अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त धनी व्यक्ति चुनावों के समय राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देते हैं। जब वह राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर लेता है तो धनी व्यक्ति उससे सब प्रकार के अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं और अपने हितों में कानूनों का निर्माण करवाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल देश में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। अमेरिकी राजनीति में लूट प्रणाली व दलीय भ्रष्टाचार का अच्छा उदाहरण है। आठवां है दलों का अप्रजातांत्रिक संगठन। आधुनिक राजनीतिक दलों का आंतरिक संगठन अप्रजातांत्रिक होता है। कैसे? दल का वास्तविक संचालन कुछ नेताओं द्वारा या एक गुट विशेष के द्वारा किया जाता है। इन थोड़े से नेताओं द्वारा ही मनचाहे ढंग से सभी निर्णय लिए जाते हैं तथा दल में आंतरिक संगठनात्मक चुनाव नहीं कराए जाते। दल के सदस्यों की इच्छा व उनके विचारों की तनिक भी परवाह नहीं की जाती। ये नेता अपने दल के सदस्यों पर कठोर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों का ढांचा वास्तव में वर्गतंत्रीय होता है। और नौवां है अनुचित एवं आवश्यक विरोध। नौवां क्या है? अनुचित एवं आवश्यक विरोध। व्यवस्थापिका में राजनीतिक दलों द्वारा प्राय अनुचित एवं अनावश्यक विरोध अथवा विरोध की नीति अपनाई जाती है। इस पर गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि दल प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। विरोधी दल का एकमात्र उद्देश्य सत्तारूढ़ दल का विरोध करना होता है। वे शासक दल के हर कदम का विरोध करते हैं, भले ही वह कदम सही हो या गलत। उपयोगिता और तर्क से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए दलों के इस दृष्टिकोण के कारण व्यवस्थापिका सभाओं के अमूल्य समय और राष्ट्र के धन का अपव्यय होता है। तो ये थे दल ये प्रणाली के पद्धति के गुण और दोष। तो दलीय प्रणाली के गुण और दोष का चैप्टर यही खत्म होता है।